वेलकम टू आवर चैनल स्वामी विवेकानंद क्लासेस स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का 1 से 4 पाठ का बेसिक क्वेश्चन। देखिए हमारे साथ, जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। स्वामी विवेकानंद क्लासेस स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीशियम रिबन में, देखिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको जलने पर क्या मिलेगा। तो इसका रियल आंसर है कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO मिलेगा। जिस तरीके से आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का मार्क आपको दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम अभिकारक के नीचे और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नीचे अभिकारक लिखा हुआ है और मैग्नीशियम और ऑक्साइड के नीचे उत्पाद लिखा हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है इधर उत्पाद, अब ये उत्पाद क्या होता है और आपको इस तरफ जो दिख रहा है ये अभिकारक ई क्या होता है। तो अभिकारक जो आपका लेफ्ट साइड में होगा वही कहलाता है और ये जो आपको दिख रहा है एरो, ये हमारा रिएक्शन का प्रतीक चिन्ह है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक समीकरण संतुलन करना किस नियम को दर्शाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि संतुलित जो भी हम लोग अपना संतुलित करते हैं वो भी हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है उसके आधार पर जब भी कोई भी प्रकार की अभिक्रिया होती है तो उसमें से कोई भी तत्व जो है ह्रास नहीं होता, न तो कहीं बाहर से कोई आ सकता है एक भी एलिमेंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जब किसी तत्व में हवा, पानी आदि की वजह से तत्वों का क्षय होता है, क्षय यानी नुकसान होता है, तो उसे संरक्षण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो जैसे लोहे में जंग लगना एक बहुत प्रमुख उदाहरण होता है आपके संरक्षण का। इसको दूर करने का जो नियम है वो है हमारा लेप लगा के यानी पेंट करके हम इसको रोक सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा वक्रित गंधिता। वक्रित गंधिता क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई खाद्य पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो, वसा यानी तेल मेरे दोस्त, अगर वसा की मात्रा अधिक हो कुछ समय पश्चात उसमें गंध आ जाता है तो उसे वक्रित गंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में कई बार खाना रखा होता होगा जिसकी वजह से उसमें गंध आ जाता है, तो वो आपका वक्रित गंधिता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलके एकल नया पदार्थ बनाते हैं वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि इधर रहेगा आपका एक तत्व A, एक तत्व रहेगा आपका B, और जब अभिक्रिया होगी तो एक नया तत्व जो होगा आपका वो C बन के आएगा आपके सामने, वो आपका C बन के आपके सामने आएगा। याद रखिएगा। और यही चीज़ आपका जो है संयोजन अभिक्रिया होती है। जब दो तत्व मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसी के बाद देखिए आपका एक अभिक्रिया और होता है जिसे हम लोग वियोजन या अपघटन का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एक पदार्थ रहेगा वो टूट कर अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया जो होता है आपका
वो 3 प्रकार का होता है मेरे दोस्त। पहला होता है तापीय वियोजन, तापीय वियोजन, और आपका होता है प्रकाशीय वियोजन, और आपका होता है उष्मीय वियोजन। इसी तरीके से आपका 3 के तीनों होते हैं, प्रकाशीय, तापीय और उष्मीय। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आपका आंसर दिया हुआ है मेरे दोस्त कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे मेरे दोस्त कि किस प्रकार से जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे Na2SO4 Ba प्लस BaCl2 और यहाँ पे एरो का मार्क के आगे BaSO4 प्लस 2NaCl। आप लोग देख रहे हो कि यह पहले सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। रिएक्शन होने के बाद ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो गया है। तो इसी तरीके से जब ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है, देखिए मेरे दोस्त आपका ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये आपका देखिए जब दो तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको कहते हैं। चलिए विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग जो है एक इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो आपके सामने इस समय जो है जिंक सल्फेट प्लस जिंक और कॉपर सल्फेट का जो है आपको रिएक्शन दिख रहा है। इसमें जिंक सल्फेट हो जाता है और कॉपर जो है कमज़ोर पड़ता है, इसलिए जिंक उसके यौगिक को खुद ब खुद ले लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये अपचयन क्या है। तो आंसर में दिया गया है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पे हमारा अपचयन होता है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिख रहा है 2CO प्लस O2 कॉपर 2CO4। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, पर इस रिएक्शन के बाद कॉपर के पास जो है ऑक्सीजन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं उपचयन क्या होता है। तो याद रखिएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो तो वो आपका उपचयन कहलाता है। जिस प्रकार से आप CuO प्लस H2O तापन Cu प्लस H2O देख रहे हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन है अगला कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त जहाँ पर आपका उपचयन अपचयन दोनों होता है वहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आपके स्क्रीन के सामने इस समय Cu प्लस H2 का एक उदाहरण दिख रहा है जहाँ पे H2 में उपचयन और ये CO और CO में अपचयन दिख रहा है। इसी तरीके से हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, याद रखिएगा, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब याद रखिएगा जो ये H+ आयन देते हैं इसको वैज्ञानिक आर्हीनियस ने बताया था। किसने बताया था मेरे दोस्त? आर्हीनियस ने बताया था कि ये H+ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्षार क्या है। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। याद रखिएगा जैसे आपका NaOH ये सब आपका जल में घुलनशील क्षार हैं। चलिए लवण क्या होता है। जो स्वाद में नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे आपका NaCl CaCO3 ये
और ऐसे ही आपका होता रहेगा, जितना भी आएगा सब नमक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षारक क्या है। क्षारक क्या है? तो क्षारक देखिए बच्चों, वो चीज़ होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 नंबर का क्वेश्चन कि पीएच मान क्या होता है। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये बात याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीएच स्केल क्या है। तो मेरे दोस्त पीएच स्केल आप देखोगे तो आपके सामने इस समय पीएच स्केल भी दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो भी 1 2 3 करके दिया हुआ है, ये जो 1 2 3 करके आपको दिख रहा है इधर पीएच स्केल में, और जठर रस, और आपको 2 पॉइंट समथिंग पे आपको नींबू का रस, शुद्ध जल का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का दिख रहा है, इसी को पीएच स्केल कहते हैं। और याद रखिएगा पीएच मान की वजह से ही किसी भी चीज़ का प्रकृति हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, इस साइड में जो भी होगा, इस साइड में वो क्षारक होगा, इस साइड में जो भी होगा वो आपका अम्ल होगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इधर आपका एसिड होगा और इधर आपका जो है बेसेस होगा। ये चीज़ याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि धातु क्या होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, धातु क्या होता है? जिनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन अच्छा हो, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। और इनके कई गुण होते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अधातु। तो जिसमें विद्युत का चालन सही से ना हो वो अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपधातु। तो उपधातु वो होते हैं जिनमें दोनों के गुण हो, यानी करंट इसमें धीरे धीरे हल्का रुक रुक के फ्लो करता है, और ये थोड़ा थोड़ा जो है उसमें का सुचालक भी होता है, कुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निस्तापन क्या है। तो मेरे दोस्त निस्तापन को जानिए। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। भर्जन की विधि जो होती है, उस सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि गलन क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, जब भी हम किसी भी मेटल को या फिर किसी भी चीज़ को जब हम गलाने का जो है प्रयास करते हैं, तो उसको गलाने का जो विधि होता है वही गलन कहलाता है। और जिस ताप पे वो वस्तु गलती है और उसी को उसका गलनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अयस्क क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, जब किसी खनिज से किसी तत्व को कम खर्चे पर सुगमता से प्राप्त किया जा सके तो वह अयस्क कहलाता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ अयस्कों के नाम भी दिए गए हैं, तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट को लेके रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी धातु जमीन से खोद कर निकाला गया पदार्थ होता है उसे खनिज कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलिए 25वां नंबर हमारा जो आ रहा है वो है कि शुद्ध धातु की प्राप्ति क्या होता है। तो शुद्ध धातु की प्राप्ति कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले आपका खनिज मिलता है, खनिज से मेरे दोस्त बाद में अयस्क मिलता है, फिर अयस्क जो है लेके उसे फेन प्लवन विधि से जो है छाना जाता है। इस तरीके से सल्फाइडो अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। फिर वात्या भट्ठी द्वारा, फिर आपका प्रगलन द्वारा, फिर उसी तरीके से बहुत सी विधियां होती हैं
जो कि इस्तेमाल में लाई जाती हैं शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब 26वां नंबर आता है आपका कि बंध और उनके प्रकार। तो देखिए मेरे दोस्त, बंध जो है, एक बंध होता है केवल सिंगल बॉन्ड, एक होता है आपका डबल बॉन्ड, एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इस सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका एल्केन लिखाता है, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपका एल्केन लिखाएगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपका एल्काइन लिखाएगा। ठीक याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 27 नंबर की कार्बन का परिचय। तो मेरे दोस्त देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन हमारे पूरे बॉडी में होता है। कार्बन से लगभग लगभग सभी चीज़ें बनी हैं। जैव शक्ति सिद्धांत जो है आपके वैज्ञानिक बर्जेलियस ने दिया था, और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत फ्रेडरिक होलर ने किया था, जो कि आपको बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय। इसके अनुसार टोटल का टोटल किसी भी कार्बनिक यौगिक को पाने के लिए उसके कार्बनिक यौगिक से ही पाया जा सकता था। अब आपकी स्क्रीन के सामने इस समय आपको जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किया फ्रेडरिक होलर ने, उनका दिख रहा है। तो आप इसको भी देखिए किस तरीके से उन्होंने यूरिया को बना दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बन की संयोजकता। तो मेरे दोस्त, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। याद रखिएगा, एक कार्बन 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। याद रखिएगा, एक कार्बन 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है मेरे दोस्त, यही कार्बन की संयोजकता होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बात याद रखिएगा, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। अब 30वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भाग यूपीएससी का। तो यूपीएससी का जो है, यूपीएससी का जो भी AUPAC जो है भी आपका जो इसका भाग होता है, पहला इसका होता है आपका प्राथमिक जो है, आप देख रहे हैं पूर्व लग्न होता है, फिर उसके बाद मुख्य चेन होता है, इसके फिर आप देख रहे हैं इसी तरीके से मुख्य श्रृंखला होता है, बंधों का प्रकार होता है, क्रियात्मक समूह होता है। चलिए तो आज के हमारे इस वीडियो में आपके लिए था इतना। अगले वीडियो में हम अच्छे तरीके से और भी मेहनत करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जो भी जिस समय पे ये वीडियो देख रहा है, आपका दिन मंगलमय हो। अगर रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट बोल दिया है मैंने। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, तहलका मचा देंगे। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुड बाय मेरे दोस्त।